अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने एमडी कैट की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज हैं उसमें चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स को डिस्कस करने लगे हैं। आज हम एंजाइम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज मौजूद है। सबसे पहले एमसीक्यूज में लिखा है एंजाइम्स आर कैटलिस्ट व्हिच मींस दे। एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। सो बायो कैटलिस्ट से क्या मुराद है, तो ऑप्शन ए में लिखा है इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी को तेज करना। ठीक है, इंक्रीज करना यानी बढ़ाना। डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, डिक्रीज करना घटाना यानी कम करना। आर कंज्यूम इन द रिएक्शन, रिएक्शन में कंज्यूम होना। चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, या फिर चेंज करना किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है उसको क्या कर देना स्टूडेंट, चेंज कर देना। तो अगर हम बात करें एज अ कैटलिस्ट, तो एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है जिसका काम होता है डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन हो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीजेस करना। अब बेसिकली एंजाइम जो है स्टूडेंट, वो एंजाइम है क्या, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। इससे मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए जो एनर्जी है वो कम चाहिए होती है। सही है, तो किसी भी रिएक्शन को रिएक्ट करने में जो एनर्जी लग रही होती है वो कम लग रही होती है और रिएक्शन फास्ट हो जाता है। इसीलिए एंजाइम खुद जो है ना वो क्या करता है, चेंज नहीं करता अपने आप को। एंजाइम खुद चेंज नहीं होता, बस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। सही है, तो इसीलिए हम इसको एज अ बायो कैटलिस्ट कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। दूसरे एमसीक्यूज पर आते हैं स्टूडेंट। एमसीक्यूज नंबर 2 पे लिखा है द रीजन ऑफ एन एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स इज कॉल्ड द, वो रीजन यानी वो जगह जहां पर एंजाइम बाइंड होगा किसे, सबस्ट्रेट से, यानी एंजाइम के हिस्से में वो जगह जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होगा, अटैच्ड होगा, उस जगह को हम क्या कहेंगे। तो आपको पता है कि जब भी हम एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को अटैच करते हैं तो वो हिस्सा कहलाता है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एंजाइम का स्पेसिफिक हिस्सा होता है जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ये जगह बिल्कुल सबस्ट्रेट के शेप के मुताबिक होती है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं एक एंजाइम को ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने एक एंजाइम ड्रॉ किया, सही है। अब देखो गौर से, यहाँ पर एंजाइम जो बेसिकली आएगा, यानी कि हम ये कह लें कि जो एंजाइम के साथ जो सबस्ट्रेट अटैच होगा वो बिल्कुल स्पेसिफिक उसी का शेप का होगा। तो दरमियान में जो जगह रह जाएगी इसी जगह को हम क्या कहेंगे, एक्टिव साइट कहेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब कोई और शेप का बनाते हैं, तो जैसे कि हमारे पास ये एक शेप का एंजाइम है, सही। तो यहाँ पर जो भी सबस्ट्रेट आएगा वो स्पेसिफिक उसी के शेप का होगा और जिस जगह पे जाके अटैच होगा उस जगह को हम कहेंगे एक्टिव साइट। सो द एक्टिव साइट एंजाइम का स्पेसिफिक हिस्सा जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, जो जगह बिल्कुल सबस्ट्रेट के शेप के मुताबिक होती है, इसलिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकता है। सही है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली हम इसको कहेंगे एक्टिव साइट। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरे हम एमसीक्यूज पर आ जाते हैं। तीसरे एमसीक्यूज पर लिखा है एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन बिकॉज ऑफ देयर यूनिक। अब यहाँ पर एंजाइम स्पेसिफिक है अपने एक्शन पर, उसके साथ ही साथ जो अपने एक्शन है यानी एंजाइम का एक्शन जो है, एंजाइम का वर्क जो है वो स्पेसिफिक है। अब वो एक्शन स्पेसिफिक क्यों है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज रीजन क्या है, क्या वो चार्ज की वजह कर है, या वो कलर की वजह कर है, या फिर वो साइज की वजह कर है, या तो फिर वो शेप की वजह कर है। तो बेसिकली एंजाइम जो अपने एक्शन में इतना स्पेसिफिक है ड्यू टू द रीजन ऑफ शेप, अपने शेप की वजह कर, क्योंकि एंजाइम का बेसिकली 3D शेप है। उसकी स्पेसिफिसिटी डिसाइड करती है कि अगर शेप चेंज हो जाए यानी डी नेचर हो जाए तो एंजाइम काम नहीं करेगा। सही है, तो आपने ना यहाँ पर एक वर्ड सुना होगा हमेशा, डी नेचर का। सही है, तो जो डी नेचर होता है एंजाइम अपने शेप के बिगड़ने की वजह से होता है। तो जब एंजाइम के शेप में फर्क आता है तो बेसिकली एंजाइम अपने एक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो एंजाइम अपने एक्शन में क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, उसकी अपनी एक स्पेसिफिसिटी है। तो एंजाइम का 3D शेप जो होता है वो उसकी स्पेसिफिसिटी को डिसाइड करता है ताकि वो अपने शेप के अकॉर्डिंगली अपने फंक्शन को, अपने एक्शन को परफॉर्म करे। और अगर शेप चेंज हो जाएगा तो एंजाइम डी नेचर हो जाएगा।
सही है स्टूडेंट। अच्छा, चौथे एमसीक्यूज पर आते हैं। चौथे एमसीक्यूज पर लिखा है Which of the following is not a type of an enzyme inhibition? अब इनमें से enzyme inhibition का कौन सा जो है ना वो टाइप यहाँ पर नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एलोस्टेटिक इनहिबिशन। अब इसको गौर से समझो, कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव में मेन टाइप जो है ना वो होती है, यानी जो कॉम्पिटेटिव या नॉन कॉम्पिटेटिव है, ये दे बोथ आर द मेन टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, राइट। एलोस्टेटिक रेगुलेशन है, ठीक है, यानी ये रेगुलेशन होता है, लेकिन स्टैंडर्ड इनहिबिशन क्लासिफिकेशन में नहीं आता इस लेवल पर, सही है। तो एलोस्टेटिक जो इनहिबिशन है ये बेसिकली किस में आएगा, एलोस्टेटिक रेगुलेशन में आता है, यानी स्टैंडर्ड इनहिबिशन की क्लास में नहीं आता, सही है। तो ये जो है ना इसकी टाइप नहीं होगा एलोस्टेटिक इनहिबिशन। नंबर 5 पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 पे लिखा है, एमसीक्यूज नंबर 5 पे, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन बाय, एंजाइम इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को बाय किसकी मदद से। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि एंजाइम रिएक्शन पाथवे को इजी बना देता है। अब इजी कैसे बनाएगा, जैसे ही रिएक्टेंट्स जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि बिना एक्स्ट्रा हीट या प्रेशर के जो है ना वो अपने रिएक्शंस को, अपने रेट को मुकम्मल कर सके। तो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी यानी एंजाइम रिएक्शन पाथवे को इजी बनाता है, ताकि इजी बनाने में ये होगा कि जैसे ही रिएक्टेंट जो है ना वो प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट में जल्दी ही वो कन्वर्ट करेंगे, और उससे क्या होगा, बिना एक्स्ट्रा हीट या प्रेशर के काम होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने से क्या मुराद है, ज्यादा एक्स्ट्रा हीट या प्रेशर को ना लगाया जाए। तो जितनी जल्दी जल्दी पाथवे इजी होगा, उतनी ही जल्दी जल्दी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, और जितनी जल्दी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतना ही कम हीट, उतनी ही कम प्रेशर लगेगा। तो इस तरह एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती जाएगी स्टूडेंट, लो होती जाएगी, सही है। अच्छा, नंबर 6 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है an enzyme's activity is affected by change in, अब एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है किस चीज के, चेंज होने से। सबसे पहले में लिखा है पीएच एंड टेम्परेचर, दूसरे में लिखा है कलर एंड साइज, तीसरे में लिखा है शेप एंड चार्ज, डी में लिखा है कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम। अगर हम बात करें उस फैक्टर की जो कि बेसिकली इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, तो उसमें ना ही शेप आता है, ना ही चार्ज आता है, ना ही साइज और कलर आता है, और ना ही वॉल्यूम आता है। कंसंट्रेशन तो आती है लेकिन वॉल्यूम नहीं आती। तो अगर हम बात करें उन सारे फैक्टर्स की जो कि इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी को, तो वो हमारे पास है बेसिकली पीएच एंड टेम्परेचर, सही है। तो पीएच और टेम्परेचर जो है ना, ये हर एंजाइम का जो ऑप्टिमम, आप ये कह लो कि ऑप्टिमम जो पीएच होता है और टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है, अपने हिसाब से स्पेसिफिक होता है। तो ज्यादा हीट या एक्सट्रीम पीएच जो होता है वो एंजाइम के शेप को डिस्ट्रॉय कर देता है, डीनेचर कर देता है, सही है। तो इसीलिए एंजाइम की एक्टिविटी में जो चीज इफेक्टेड होती है, चेंज लाती है, वो पीएच और टेम्परेचर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन ए। नंबर 7 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंजाइम, अब इन चारों में से कौन सी बेसिकली एग्जांपल है किसकी, एंजाइम की। अब यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से हमारे पास पहला है इंसुलिन, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन और इमाइलेज। तो अगर हम बात करें बेसिकली एंजाइम की, इन चारों में से एंजाइम कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इमाइलेज। क्योंकि अमाइलेज जो होता है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो स्टार्च को सिंपलर शुगर में यानी माल्टोस में तोड़ता है। इंसुलिन हार्मोन है, सही है, जबकि हमारे पास जो बेसिकली इमाइलेज है वो क्या है, एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। इंसुलिन जो है वो हार्मोन है, इंसुलिन एंजाइम नहीं है। ग्लूकोज एक बायोमोलिक्यूल है, सही है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल शुगर है। हीमोग्लोबिन क्या है, बेसिकली हीमोग्लोबिन हार्मोन में आता है, यानी जो रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं। जबकि इमाइलेज एक एंजाइम है, वो भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, याद रखिएगा। इमाइलेज हमारे पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, सही, डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि क्या करता है, सिंपलर शुगर को, स्टार्च को तोड़ता है इनटू सिंपल शुगर माल्टोस में, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, इमाइलेज होगा। सही है। अच्छा, नंबर 8 एमसीक्यूज पर आते हैं और लिखा है द सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड द, वो सब्सटेंस जो कि एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे। सही, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, सबस्ट्रेट, ऑप्शन डी। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिस पर एंजाइम एक्ट करता है, यानी एंजाइम जिस पर एक्ट कर रहा होगा उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे। तो सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिस पर एंजाइम एक्ट करता है और उसकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, यानी सबस्ट्रेट बेसिकली क्या करता है, एंजाइम्स की हेल्प से प्रोडक्ट को बना रहा होता है ना, तो इसलिए एक्ट करेगा एंजाइम किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, सबस्ट्रेट होगा। अगले एमसीक्यूज पर आते हैं, लिखा है एंजाइम्स आर क्लासिफाइड एज, एंजाइम को क्लासिफाइड किया गया है एज, किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, प्रोटीन इन नेचर कहकर किया गया है कि एंजाइम आर द प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं, एक्सपेक्ट कुछ आरएनए एंजाइम्स के, यानी सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स के नहीं बने होते हैं, जैसे कि कुछ आरएनए एंजाइम्स भी तो होते हैं ना, ज्यादातर मेजोरिटी में देखें तो ज्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर ही उनका जो फंक्शन है वो डिसाइड करता है। अब वो जिस काइंड ऑफ प्रोटीन से बने हैं उस हिसाब से ही उनका फंक्शन रखा जाएगा। हर एंजाइम का सेम फंक्शन नहीं होता, हर एंजाइम का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक वो नेचर के होते हैं और स्पेसिफिक उनकी जो बेसिकली आप ये कह लो कंपोजिशन होती है वो होती है, यानी प्रोटीन से तो ज्यादातर बने होते हैं, बट प्रोटीन के किस बेसिकली स्ट्रक्चर से बने हैं यही बात उनका फंक्शन डिसाइड कर रही होती है। सही है स्टूडेंट। अच्छा, अगले एमसीक्यूज पर आते हैं, नंबर 10 एमसीक्यूज पे, और उसमें लिखा है एंजाइम्स आर डीनेचर्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू, एंजाइम डीनेचर्ड कब होगा, जब वो एक्सपोज्ड होगा किससे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, ए, लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर। देखिए स्टूडेंट, जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती है तो एंजाइम की जो आप ये कह लो कि उसका जो टेक्सचर स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ दिया जाता है, यानी वो टूट जाता है, वो अपने टेक्सचर स्ट्रक्चर्स को तोड़ देती है जिससे एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर हम बात करें एक्सट्रीम कंडीशंस की, तो एक्सट्रीम कंडीशन में यानी कि जब पीएच लो होगा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, सो द लो टेम्परेचर विद हाई लो पीएच विद हाई टेम्परेचर, ये जो है ना एंजाइम को क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे, यानी उसके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करेंगे और इस वजह कर एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। सही है स्टूडेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। अगले एमसीक्यूज पर आते हैं, एमसीक्यूज नंबर 11 के ऊपर, और उसमें लिखा है एन एंजाइम दैट कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर इनटू माल्टोज एच, वो एंजाइम जो कि कैटलाइज करता है यानी स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अमाइलेज होगा, यानी अमाइलेज स्पेसिफिकली स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में इंपॉर्टेंट है। सही। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम्स एक्शन सजेस्ट दैट, लॉक एंड की मॉडल जो है एंजाइम का वो हमें बेसिकली क्या सजेस्ट कर रहा होता है, यानी कि लॉक एंड की मॉडल को अगर हम देखें, सो द लॉक एंड की मॉडल जो है, सही है, लॉक एंड की मॉडल ये हमें क्या बता रहा होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट बाइंड एट द एक्टिव साइट, यानी कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक सबस्ट्रेट परफेक्टली फिट होता है। अब ये परफेक्टली फिट होगा प्रॉपर तरीके से, मतलब यानी कि आप ये कह लो कि बिल्कुल सही से जो फिट होता है एंजाइम से वो एक्टिव साइड में होता है। ठीक है, जैसे कि चाबी और ताला, तो स्पेसिफिक चाबी जो होती है स्पेसिफिक ताले के लिए होती है, हर चाबी से हम ताला नहीं खोल सकते ना, एक ताला जो होगा उसकी स्पेसिफिक चाबी होगी। तो इसी तरीके से ये कह रहे हैं जो परफेक्टली खुल सके, परफेक्टली फिट हो सके, एंजाइम और सबस्ट्रेट को बाइंड कर सके एट द एक्टिव साइड, तो वही बात हमें लॉक एंड की मॉडल बता रही होती है। लॉक एंड की मॉडल हमें क्या सजेस्ट करती है, हमें क्या बताती है, लॉक एंड की मॉडल हमें बताती है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होंगे एट द एक्टिव साइट, जैसे कि एक लॉक और की यानी एक चाबी और एक ताला। सही है स्टूडेंट। नंबर 13 एमसीक्यूज पर आते हैं और लिखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू, अब इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट एंजाइम के लिए बिल्कुल ठीक है। पहले में लिखा है एंजाइम्स आर यूज्ड इन अ रिएक्शन, दूसरे में लिखा है एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन,
तीसरे में लिखा है एंजाइम इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, और डी में लिखा है एंजाइम्स आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर पीएच। तो डी तो बिल्कुल गलत है, एंजाइम बिल्कुल अफेक्ट होता है टेम्परेचर से और पीएच से। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एंजाइम लोअर करता है एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन, क्योंकि एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है। ये एंजाइम का फंडामेंटल रोल है, ये रिएक्शन को फास्ट करते हैं बिना खुद से यूज हुए। सही है, तो एंजाइम क्या करेगा, लोअर करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं। नंबर 14 एमसीक्यूज पर लिखा है the substance that decreases the activity of an enzyme by binding to a site other than the एक्टिव साइट इज कॉल्ड। अब वो सब्सटेंस जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पर बाइंड तो होगा लेकिन अदर साइट पे होगा, एक्टिव साइट पे नहीं होगा। यानी कि अभी जैसे हमने एक डायग्राम ड्रॉ की कि ये हमारे पास है एंजाइम, राइट, और ये है हमारे पास एक सबस्ट्रेट, और यहाँ पर जहां पर ये अटैच होगा ये कहलाएगा एक्टिव साइट। अब एक और सबस्ट्रेट आके अटैच हो तो जाएगा, लेकिन वो अटैच होगा एक्टिव साइट में नहीं बल्कि अपोजिट साइट पे, उसे हम बेसिकली क्या कहेंगे। तो जब भी कोई भी सब्सटेंस जो कि डिक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, किस तरीके से डिक्रीज करता है, बाइंड होके अदर साइड, एक्टिव साइट में नहीं होगा, अदर साइट ऑफ एंजाइम्स में होगा, तो उसे हम बेसिकली कह रहे होते हैं इनहेबिटर। ठीक है, उसे हम इनहेबिटर कहते हैं। यानी इनहेबिटर एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है। अगर ये एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह बाइंड करे तो एंजाइम का शेप भी चेंज हो सकता है। सही है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली इसको हम कहेंगे इनहेबिटर। ठीक है, इनहेबिटर यानी कि एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होगा, बाइंड तो होगा मगर वो अदर साइट ऑफ एंजाइम्स पर होगा। सही। नाउ स्टूडेंट, अब अगर हम डिस्कस करें नंबर 15 एमसीक्यूज को, तो उसमें लिखा है the process by which an enzyme's activity is reduced due to the binding of an inhibitor to the enzyme is called। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज नंबर 14 पे क्या डिस्कस किया, हमने 14 पे ये डिस्कस किया कि एंजाइम्स यानी वो सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ बाइंड तो होगा लेकिन एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होगा, अदर साइट पर होगा, अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं होगा, अदर साइट के ऊपर बाइंड होगा, तो उसे हम कहते हैं इनहेबिटर। सही है। अब यहाँ पर लिखा है कि जब इनहेबिटर बेसिकली किसी भी एंजाइम के साथ बाइंड करता है ना, तो वो रिड्यूस कर देता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स को। सही है, तो ये तो बात समझ आ गई कि एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस्ड होगी जब कोई भी इनहेबिटर अटैच्ड होगा, बाइंड होगा एंजाइम्स के साथ। इनहेबिटर क्या होता है, यानी एंजाइम के एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होगा, अदर देन एक्टिव साइट पे अटैच्ड होगा, बाइंड होगा, तो उसे हम इनहेबिटर कहेंगे। ठीक है, और क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा एंजाइम की एक्टिविटी को। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, तो इस पूरे प्रोसेस को एक नाम दिया गया है और उसका नाम है इनएक्टिवेशन। सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन यानी जब इनहिबिटर बाइंड करता है तो एंजाइम टेम्परेरी या परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है, इससे इनएक्टिवेशन कहते हैं। सही है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम इनएक्टिवेशन कहेंगे। यानी कि किसी भी एंजाइम के साथ जो है ना, वो आप ये कह लो कि जो इसका सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट जो है ना वो अटैच नहीं होगा एक्टिव साइट में, और अगर चलो अटैच हो भी जाता है तो एक अलग से सब्सटेंस होगा जो कि इसके पास आके बाइंड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, बट वो अटैच होगा इसके एक्टिव साइट पे नहीं बल्कि अदर साइट पर, एंजाइम के किसी दूसरे हिस्से पर, तो उसे हम कहेंगे इनहेबिटर। और वो जो इनहेबिटर अटैच हुआ है इसके रिजल्टन में एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जब वो डिक्रीज हो जाएगी तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे इनएक्टिवेशन। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अच्छा, इनएक्टिवेशन की अगर आपसे वन लाइन डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बता दोगे कि बेसिकली जो हमारे पास एंजाइम्स है वो एंजाइम बेसिकली किस तरीके से जब उसके साथ कोई भी सबस्ट्रेट, ऐसा सबस्टेंस जो कि इन अटैच हो जाएगा यानी कि उसके एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर, उसे हम इनहेबिटर कहेंगे। और जिससे डिक्रीज हो जाएगी उसकी एनर्जी, उसकी एक्टिविटी, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे फिनोमेना को हम कहेंगे इनएक्टिवेशन। सही है। अच्छा, नंबर 16 एमसीक्यूज पर आते हैं और लिखा है द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। वो सब्सटेंस जो कि इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम की, उसे हम क्या कहते हैं।
अब ये बिल्कुल इनहेबिटर के अपोजिट बात हो रही है। जब इनहेबिटर को इसकी अब ये कह लो कि जब एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो उसमें हाथ होगा इनहेबिटर का, सही है। लेकिन जब एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उसमें हाथ होगा एक्टिवेटर का, ऑप्शन सी। एक्टिवेटर एंजाइम को ज्यादा एक्टिविटी देते हैं, यानी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, सही है। नंबर 17 एमसीक्यूज पर आते हैं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, उसमें बताया गया है कि कौन सी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, एंजाइम की। तो नंबर ऑप्शन ए में लिखा है इट चेंजेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ रिएक्शन, इट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, इट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये जो तीनों है ना ये इनकरेक्ट है। एंजाइम की अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो है बेसिकली ऑप्शन बी, ये लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को, यानी एंजाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक जो उसका काम बनता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना है, सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नंबर 18 पर आते हैं, लिखा है एंजाइम्स आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ। एंजाइम बेसिकली प्राइमरी बना किस चीज से, कंपोज किस चीज से हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोटीन। एंजाइम्स अमीनो एसिड से बना होता है और उनकी फोल्डिंग जो होती है वो उनका फंक्शन डिसाइड करती है, यानी उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो उसका फंक्शन डिसाइड करता है। नंबर 19 एमसीक्यू पर लिखा है द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज। अब जो बेसिकली एंजाइम का एक्टिव साइट है वो बेसिकली क्या है, डेफिनेशन अगर हम उसकी बात करें एक्टिव साइट की डेफिनेशन की तो वो क्या होगी, तो बेसिकली ऑप्शन ए में लिखा है द प्लेस वेयर द एंजाइम इज स्टोर्ड, गलत, एंजाइम स्टोर्ड नहीं हो रहा। द रीजन दैट बाइंड द सबस्ट्रेट, द एरिया दैट प्रोड्यूस एनर्जी, द पार्ट दैट बिकम डीजेनरेट। तो अगर इसका प्रॉपर आंसर देखें हम तो बेसिकली एक्टिव साइट की डेफिनेशन क्या है, एक्टिव साइट वो हिस्सा है जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होता है या बाइंड होता है एंजाइम में। सो द रीजन दैट बाइंड द सबस्ट्रेट, ऑप्शन बी सही है। 19 एमसीक्यू से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ये बेसिकली क्या करता है, वो जगह होती है एक्टिव साइट, यानी कि जो जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होगा, बाइंड होगा, उसी जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट, सही है। नंबर 20 एमसीक्यूज पर आते हैं, लिखा है कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स असिस्ट एंजाइम बाय। कोफैक्टर और कोएंजाइम असिस्ट करते हैं बाय किसकी मदद से, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, असिस्टिंग इन सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड स्टेबलाइजेशन। अब देखो कोफैक्टर्स यानी कि मेटल आयंस, कोफैक्टर से क्या मुराद है, मेटल आयन, और कोएंजाइम से मुराद है विटामिन। इसको थोड़ा समझो। अगर हम बात करें बेसिकली कोफैक्टर्स की तो अभी उसमें मैंने आपको बताया कि आ जाएंगे कोफैक्टर में आ जाएंगे मेटल्स आयन, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ। कोफैक्टर में हमारे पास क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, कोफैक्टर में आ जाएंगे मेटल्स आयंस, और कोएंजाइम में क्या आ जाएगा हमारे पास, विटामिन, सही है, विटामिन आ गए। अच्छा, एंजाइम्स को हेल्प करते हैं सबस्ट्रेट को बाइंड और स्टेबलाइज करने में। ये दोनों क्या करते हैं, असिस्टिंग इन सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड स्टेबलाइजेशन। असिस्ट करेंगे सबस्ट्रेट को कि वो किस तरह बाइंड होगा, कहाँ बाइंड होगा, और उसको स्टेबल बनाएंगे, स्टेबल करेंगे, सही है। तो कोफैक्टर होंगे मेटल आयंस के, और कोएंजाइम्स क्या है, बेसिकली तमाम विटामिन है हमारे पास, विटामिन विटामिन, सही है। 21 एमसीक्यूज पर आते हैं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स इज इनकरेक्ट। अब इन तीनों में से कोई एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एंजाइम के लिए इनकरेक्ट है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। पहले स्टेटमेंट में लिखा है एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये बिल्कुल करेक्ट है, एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर है। एंजाइम्स आर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, एंजाइम जो है वो कंज्यूम्ड होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड, एंजाइम को अगेन रीयूज किया जा सकता है। एंजाइम एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम कंज्यूम नहीं होता। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एमसीक्यू में डिस्कस किया था कि एंजाइम खुद से ही करता है लेकिन वो खुद कंज्यूम नहीं होता, सही, रीयूज होता है, एंजाइम स्पेसिफिक है, एंजाइम एज अ बायोकैटलिस्ट है। अगर गलत स्टेटमेंट कोई है तो वो हमारे पास ऑप्शन सी है, एंजाइम कंज्यूम नहीं होता, सही है। नंबर 22 पर आते हैं, एमसीक्यू नंबर 22 पे।
एमसीक्यूज नंबर 22 पे लिखा है द मिशेल-मेटन कांस्टेंट Km इज। अब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू बतानी है। कांस्टेंट वैल्यू बेसिकली किसकी बतानी है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ Vmax। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी जो Km यानी इंजाइम्स की जो आप ये कह लो कि एंजाइम की जो एफिशिएंसी बढ़ाता है, लो Km का मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, यानी कि हाई Km का मतलब है वीक बाइंडिंग और लो का मतलब है बेसिकली स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग। सही है। अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है एन एंजाइम इनहिबिटर देन बाइंड टू द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। वो एंजाइम इनहिबिटर जो कि डायरेक्ट बाइंड करेगा कहां पर? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स पे, उसे हम बेसिकली क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। जैसे कि एक एंजाइम इनहिबिटर तो वो हो गया ना जो एंजाइम के एक्टिव साइड नहीं बल्कि एंजाइम के दूसरे हिस्सों में क्या करेगा? बाइंड करेगा। जैसे एक एंजाइम है, सही। अच्छा, अब ये इसका एक सबस्ट्रेट है, ये इसका एक्टिव साइड है, ठीक है। अब अगर कोई भी एक इनहिबिटर आके अटैच हो जाती है तो नॉर्मल कोई इनहिबिटर जो नॉन कम्पिटेटिव हो गया या अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर हो गया, सही है। लेकिन वो इनहिबिटर जो डायरेक्ट कहां पर आ जाएगा? जो आ जाएगा डायरेक्ट जो मेन सबस्ट्रेट है उसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट जगह पर आ जाएगा, एक्टिव साइट पर आके अटैच हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कॉम्पिटेटिव कहेंगे। ये आपका कॉम्पिटेटिव होता है ना, जैसे कोई इस तरीके से। तो ये इनहिबिटर एक्टिव साइट पर ही सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटेट करता है, यानी ज्यादा सबस्ट्रेट देने से इनका इफेक्ट कम हो जाता है। जब ज्यादा सबस्ट्रेट होंगे तो चांस तो वही होगा कि सही सबस्ट्रेट सही एक्टिव साइट पर अटैच हो जाए। जब सबस्ट्रेट कम होता है तो वहां पर इनहिबिटर आके अटैच हो जाते हैं, और वो इनहिबिटर जो एक्टिव साइट पर अटैच हो जाएगा वो कहलाएगा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, ठीक है। 24 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है द इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन सजेस्ट दैट। इंड्यूस फिट मॉडल जो है बेसिकली एंजाइम का, वो हमें क्या बताता है? जैसे अभी हमने लॉक इन की को डिस्कस किया, तो अगर हम इंड्यूस फिट मॉडल की बात करें, सो द इंड्यूस फिट मॉडल ये हमें सजेस्ट करता है, यानी ये हमें बताता है बेसिकली द एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली टू द अकोमोडेट द सबस्ट्रेट। यानी कि ये इंड्यूस फिट मॉडल हमें एंजाइम्स की फ्लेक्सिबल होने का बताता है, यानी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर बात करता है कि वो फ्लेक्सिबल होता है और सबस्ट्रेट को आने पर अपनी शेप एडजस्ट कर लेता है, एडजस्ट करने की उसमें गुंजाइश होती है। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बात करता है इंड्यूस फिट मॉडल, कि वो स्लाइटली अकोमोडेट क्या हो सकता है? सबस्ट्रेट के मुताबिक एडजस्ट कर सकता है, सही। अच्छा, 25 एमसीक्यूज पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। अब वो कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करता? तो अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये फैक्टर नहीं है एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। लाइट नॉर्मली एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करती। अगर हम उस फैक्टर की बात करें जो ज्यादातर इफेक्ट करते हैं, यानी जो मेजर फैक्टर हैं इफेक्ट करने में एंजाइम की एक्टिविटी को, तो उसमें पहला नाम आएगा पीएच का, टेम्परेचर का और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का। बट प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है ना, ये इफेक्ट नहीं करती एंजाइम की एक्टिविटी को, यानी मेजर फैक्टर में नहीं आती। द एंजाइम्स पेप्सिन इज मोस्ट एक्टिव इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब पेप्सिन एंजाइम ह्यूमन बॉडी के कौन से हिस्से में ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, कौन से जो है ना ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में मौजूद है और ज्यादा एक्टिव मौजूद। तो अगर हम बात करें पैप्सिन की, तो वो स्टमक में होता है। सो पैप्सिन स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रोटीन्स को तोड़ता है। फंक्शन की बात करें तो पैप्सिन स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा होता है, स्टमक के पार्ट में ज्यादा एक्टिव होता है, सही है। अच्छा, 27 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है विच टाइप ऑफ एंजाइम्स इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब देखिए, अगर हम बात करें किसकी? एंजाइम इनहिबिशन को रिवर्स करने की, कैन बी रिवर्स, तो जो कि इंक्रीज करेगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, तो वो कहलाता है अगेन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन यानी वही इनहिबिशन जो एक्टिव साइट पर अटैच होता है। इस टाइप में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कंप्लीट जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं? आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटेटिव है।
इसलिए सबस्ट्रेट बढ़ाने से इनहिबिशन कम हो जाता है। तो जब हम इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट को तो इनहिबिशन जो है वो उसकी कम हो जाएगी ना, चांसेस खत्म हो जाएंगे। अच्छा, 28 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। वो कौन सा एंजाइम है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ेगा वाटर इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन? सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है कैटालेज। कैटालेज जो है बेसिकली कैटालेज हार्मफुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़कर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। सही है। नंबर 9 एमसीक्यूज पर आते हैं। 29 पर द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज। अब वो एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है यानी जिसका फंक्शन बनता है कि वो नॉर्मल सिंपल ग्लूकोज को कन्वर्ट करे किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो वो बेसिकली हमारे पास कौन सा होता है? वो बेसिकली होता है हमारे पास हेक्सोकाइनेज। सही है, ऑप्शन ए। ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप है जहां पे ग्लूकोज फोस्फो जो राइलेट है उसको करता है, यानी फोस्फोराइलेट जो होते हैं ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप में, जहां पर आप देखते हो कि ग्लूकोज किस तरीके से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो ये वो वाला प्रोसीजर है। सही है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब आते हैं 30 एमसीक्यूज पर। उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। अब इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका भाई? एंजाइम का। सो अगर हम देखें तो एंजाइम स्पेसिफिक है, स्पेसिफिसिटी बिल्कुल ठीक कैरेक्टर है। कैटालाइटिक एफिशिएंसी भी रखते हैं अपने अंदर। अच्छा, रेगुलेशन भी कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि अगर हम एक्सट्रीम कंडीशन देंगे किसी भी एंजाइम को तो वो डी नेचर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है स्टेबिलिटी, तो स्टेबल कैसे रहेगा? जब एक्सट्रीम कंडीशन होगी तब तो एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे। सही है, तो एंजाइम्स एक्सट्रीम हीट या पीएच में स्टेबल नहीं रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर हम बात करें नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम की, तो उसमें आएगा स्टेबिलिटी अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एंजाइम की। ठीक है स्टूडेंट। 31 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है द टर्म एपो एंजाइम रिफर्स टू। एपो एंजाइम से क्या मुराद है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली ऑप्शन बी, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर। यानी कि एपो एंजाइम इनएक्टिव होता है, जब कोफैक्टर जुड़ता है अटैच होता है तो हेलो एंजाइम एक्टिव बनता है। सही है। अच्छा, 32 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है विच एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब वो कौन सा एंजाइम है जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए भाई रिस्पॉन्सिबल है, यानी उसका फंक्शन है कि वो डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा। तो अगर हम देखें तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है डीएनए पॉलीमरेज। नाम से ही समझ आ रहा है डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए स्टैंडर्ड बनाता है, यानी रेप्लिकेशन के दौरान। अगर रेप्लिकेशन चल रही है तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ये नए डीएनए के स्टैंडर्ड्स को बना रहा होता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज। सही है। नंबर 33 पर आते हैं। एमसीक्यू 33 पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। वो कौन सा एंजाइम है जो इस्तेमाल होता है किसी भी फैट्स को ब्रेक डाउन करने में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली स्टूडेंट वो है हमारे पास लाइपेस। मैंने आपको पहले बताया था कि लाइपेस फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। सही है। 34 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है द प्रोसेस बाय विच एन एंजाइम्स एक्टिव साइट इज अलर्ट बाय अ चेंज इन इट्स एनवायरनमेंट इज नोन एज। यानी कि बेसिकली एनवायरनमेंट चेंज होने से एंजाइम के स्ट्रक्चर का चेंज होना, तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये कहलाएगा प्रोसेस डीनेचर या डीनेचरेशन। डीनेचरेशन यानी एनवायरनमेंट चेंज होने से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो चेंज हो जाते हैं और फिर वो काम नहीं कर पाता, यानी वो एक्टिवली वर्क अपना परफॉर्म नहीं कर पाता। सही है, इसको डीनेचरेशन कहेंगे। 35 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेमोजन और प्रो एंजाइम्स। अच्छा, जेमोजन और प्रो एंजाइम किसको हम कहेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेमोजन एंड प्रो एंजाइम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बेसिकली पेप्सोजिन। अब ये जो पेप्सोजिन है बेसिकली ये इनएक्टिव फॉर्म है जो स्टमक में इनएक्टिव पेप्सिन बनाते हैं, इनएक्टिव पेप्सिन बनाते हैं। सही है। 36 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है विच एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन द कैल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल प्रोसेस आपने सुना है। सो कैल्विन साइकिल प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस में अब ये है, अब इसमें कौन सा एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है? रूबिस्को। सही है, ऑप्शन ए। रूबिस्को फोटोसिंथेसिस का जो कैल्विन साइकिल है, इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है वो कर रहा होता है। आपने सुना है ना, कंप्लीट जो प्रोसीजर है पढ़ा है, कंप्लीट जो कार्बन फिक्सेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जो फिक्सेशन कर रहा होता है एंजाइम कैल्विन साइकिल के अंदर, वो होता है हमारे पास रूबिस्को एंजाइम। सही है। अच्छा, 37 एमसीक्यूज और इस चैप्टर का आखिरी एमसीक्यूज है जिसमें लिखा है विच एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। वो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ता है किसमें भाई? माल्टोज में। तो वो हमारे पास है एमाइलेज। एमाइलेज ये स्टार्च डाइजेशन के लिए जो है ना वो आता है, यानी कि इसको डाइजेशन के लिए ये कह लो कि मेन एंजाइम है, डाइजेशन का मेन एंजाइम है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि स्टार्च को तोड़ता है इनटू सिंपल माल्टोज। सही है स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको एमसीक्यूज की बुक चाहिए, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में हो या फिर आपको अगर हार्ड कॉपी में चाहिए, बाय करना है, तो ये जो साइड में नंबर शो हो रहा है इस पे जरूर कांटेक्ट करें। ठीक है, आपको जो है ना वो होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। आप कांटेक्ट करके पूरा तरीकेकार जो है वो जान सकते हैं, प्राइस क्या है, तरीकेकार क्या है, सारी चीजें, सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको फराहम कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।